Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 9, Social and Religious Reform Movement. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे श्री नारायण गुरु से. बेटा श्री नारायण गुरु लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे. एक आउटकास्ट फैमिली जो त्रवणकोर में रहती थी उससे बिलोंग करते थे हमारे श्री नारायण गुरु. क्योंकि ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे तो इन्होंने अनटचेबिलिटी को जो स्टीरियोटाइप प्रेजुडाइज होता है लोअर कास्ट के लिए उसको बचपन से सहा था, देखा था. तो ये चाहते थे कि भाई आने वाली जो फर्दर जनरेशन्स हैं वो इसे फेस ना करें. इसलिए इन्होंने किसको एस्टेब्लिश किया? श्री नारायण धर्म परिपालन योगम को, जिसे हम SNDP भी कहते हैं. कब इसको एस्टेब्लिश किया बेटा? 1903 में एस्टेब्लिश किया. क्यों किया था? इसका जो बेसिक मोटिव था कि टेम्पल एंट्री राइट्स दिला दिए जाएं. किसको? अनटचेबल्स को. ये जो SNDP था इसके थ्रू इन्होंने कैंपेन्स किए. किस बात को लेकर कैंपेन किया कि भाई जो अनटचेबल्स हैं उन्हें भी मंदिर में जाने का राइट होना चाहिए, अनटचेबल्स को भी टेम्पल एंट्री मिलनी चाहिए, है ना. तो श्री नारायण गुरु कहाँ से आते थे बेटा? त्रवणकोर से. त्रवणकोर की एक आउटकास्ट फैमिली थी, लोअर कास्ट फैमिली थी, उससे बिलोंग करते थे. इन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम को एस्टेब्लिश किया, जिसे हम SNDP भी कहते हैं. कब एस्टेब्लिश किया बेटा? 1903 में. और ये जो धर्म परिपालन योगम था इसने कैंपेनिंग की कि भाई अनटचेबल्स को भी टेम्पल एंट्री राइट्स दे दिए जाएं. इन्होंने रिकमेंड किया है वन कास्ट, वन गॉड एंड वन रिलीजन फॉर ऑल. श्री नारायण गुरु का मानना था कि एक ही कास्ट होनी चाहिए, एक ही भगवान होने चाहिए और एक ही धर्म होना चाहिए सबके लिए. बेटा अब हम पढ़ेंगे प्रार्थना समाज को. तो 1867 में बहुत सारे रिफॉर्मर्स जैसे कि महादेव गोविंद रानडे, KT तेलंग और RG भंडारकर, इन्होंने मिलकर एस्टेब्लिश किया प्रार्थना समाज को, सोसाइटी फॉर प्रेयर. प्रार्थना समाज को इंग्लिश में क्या कहा? सोसाइटी फॉर प्रेयर. कहाँ पर एस्टेब्लिश किया इसको बेटा? बॉम्बे में. ये जो समाज थी ये अटैक करती थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे, कि जातियों में ये जो भेदभाव होता है, ऊंची जात नीची जात, वो नहीं होना चाहिए. और ये सब प्रमोट करते थे कि इसको मोनोथिज़म को मतलब बेटा हमारी इंडियन सोसाइटी में हम देखते हैं कि सबके अपने अपने भगवान हैं. तो ये मानते थे कि इतने सारे भगवान नहीं होने चाहिए, मोनोथिज़म, एक भगवान होना चाहिए. ठीक है, नहीं तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग गॉड्स होने चाहिए, नहीं तो एक हिंदुइज़्म में जो इतने सारे गॉड हैं वो हों, सिर्फ एक भगवान होना चाहिए, मोनोथिज़म, एक ही भगवान पे आस्था रखने की ये बात करते थे. और विडो रीमैरिज को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया. तो 1867 में बहुत सारे रिफॉर्मर्स मिले जैसे महादेव गोविंद रानडे, KT तेलंग, RG भंडारकर. इन्होंने प्रार्थना समाज को एस्टेब्लिश किया, जिसे हम इंग्लिश में सोसाइटी फॉर प्रेयर कहते हैं. कहाँ पर किया बेटा? बॉम्बे में किया. और ये समाज अटैक करती थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर और प्रमोट करती थी मोनोथिज़म को और विडोरी मैरिजेस को. अब हम पढ़ेंगे बेटा ज्योतिराव गोविंदराव फुले को. ज्योतिराव गोविंदराव फुले को हम ज्योतिबा भी कहते हैं. इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में बहुत लड़ाई की है. जो जातियों में भेदभाव होता था उसके अगेंस्ट में ये डटकर खड़े रहे. इन्होंने स्कूल खोला लड़कियों के लिए. और कौन सी लड़कियों के लिए बेटा? डिप्रेस्ड क्लास की जो लड़कियां थी, है ना, उनके लिए इन्होंने स्कूल खोला. 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया. क्या? सत्य शोधक समाज, इंग्लिश में से बोलते हैं सोसाइटी फॉर सीकिंग ट्रुथ. सत्य शोधक, सत्य की खोज में. ठीक है, सोसाइटी फॉर सीकिंग ट्रुथ एक ऐसी सोसाइटी बनाई. कब? 1873 में. ठीक है, तो सत्य शोधक समाज बनाने वाले कौन थे? ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिन्हें हम ज्योतिबा फुले भी कहते हैं. इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले. कौन सी लड़कियों के लिए? जो डिप्रेस क्लास से बिलोंग करती थी. और ये जो सत्य शोधक समाज था इसका फोकस था टू विन इक्वल राइट्स फॉर ऑल, मेल हो, फीमेल हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, सबको क्या मिले? इक्वल राइट्स. इन्होंने बेटा शादियां भी करवाई बिना ब्राह्मण के. देखो क्या होता था कि हमारी सोसाइटी में ब्राह्मण्स को एक बहुत प्रिविलेज्ड पोजीशन
अवेलेबल थी। किसी की डेथ हो जाए तो ब्राह्मण, श्राद्ध कराना है तो ब्राह्मण, शादी कराना है तो ब्राह्मण, बच्चा हुआ, कोई और पूजन करवानी है तो ब्राह्मण की रिक्वायरमेंट होती थी। तो ऐसे हो गया था कि ब्राह्मण एक तरीके से सोसाइटी को डोमिनेट करने लग गए थे। तो इन्होंने, ज्योतिबा ने बेटा शादियां भी करवाना चालू कर दी थी बिना प्रीस्ट के, बिना ब्राह्मण के, है ना, जो कि आज भी नहीं होती। आज भी जब हम लोग शादियां करवाते हैं, शादियां करते हैं, तो ब्राह्मण एक पंडित तो होता है ना जो मंत्र वंत्र पढ़ता है, ये करिए वो करिए। इन्होंने बिना प्रीस्ट के शादियां करवाई और इन्हें ऑनर किया गया महात्मा के टाइटल से। अब हम महादेव गोविंद रनाडे को पढ़ेंगे बेटा, बहुत ईजी है इनके रिगार्ड्स में पढ़ना। इन्हें मॉडर्न ऋषि कहा जाता है। इन्होंने कैंपेनिंग की चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में कि भाई छोटे छोटे बच्चों की शादियां ना करो, पर्दा सिस्टम, घूंघट जो हम बोलते हैं ना, आज भी इंटीरियर विलेज एरिया में आपने देखा होगा औरतें पर्दे में रहती हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई ये भी गलत है। कीपिंग बिहाइंड वेल, वीमेन बिहाइंड द वेल, भाई घूंघट के पीछे औरतों को नहीं रखना है। इन्होंने विडोरी मैरिज को एनकरेज किया कि भाई छोटी छोटी एज में तो लड़की विधवा हो गई है, वो पूरे जीवन कैसे रहेगी, उनकी शादी करवा देना चाहिए। इसके लिए इन्होंने बहुत कहा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है उसके बहुत सारे फाउंडर है बेटा, उन फाउंडर्स में से एक हमारे महादेव गोविंद रनाडे भी हैं। इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को ओपन अप करने में, एस्टेब्लिश करने में हेल्प किया। ये कब ओपन हुई थी बेटा? 1884 में। और इन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है एजुकेशन की फील्ड में, और एजुकेशन की फील्ड में इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा जाना जाता है। इन्हें मॉडर्न ऋषि कहते हैं। चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट में इन्होंने बात की। विडो मैरिज की बात इन्होंने की। ये एक फाउंडर थे, बहुत सारे फाउंडर्स में थे, एक फाउंडर थे किसके? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के। मतलब डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसी एक व्यक्ति की नहीं थी बेटा, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाई थी। उसमें से एक महादेव गोविंद रनाडे भी थे और इनका बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में। इन्होंने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को भी एस्टेब्लिश किया। जो रिफॉर्म इश्यूज़ थे, सोशल रिफॉर्म के इश्यूज़ थे, इनको नेशनल स्केल देने के लिए, नेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए इन्होंने किसको बनाया? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। मतलब जो भी कोई सुधार हो वो एक पॉकेट के लिए क्यों हो, पूरे पैन इंडिया लेवल पे होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को बनाया। फॉर व्हाट? फॉर प्रमोटिंग सोशल रिफॉर्म ऑन नेशनल स्केल। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं तो ध्यान रखना, ये हैं एम.जी. रनाडे। बेटा अब हम पंडिता रमाबाई को पढ़ेंगे। तो पंडिता रमाबाई संस्कृत स्कॉलर थी जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट किया किसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए? डेस्टिट्यूट विमेन एंड चाइल्ड विडोज़। बेटा पहले बहुत छोटी छोटी एज में शादियाँ कर देती थी, बहुत छोटे छोटे एज में जो लड़कियाँ होती थी वो विडो हो जाती थी, है ना। तो उनकी भलाई के लिए इन्होंने बहुत काम किया, है ना। डेस्टिट्यूट मतलब बेसहारा, डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? बेसहारा। बेसहारा जो औरतें थी उनके लिए इन्होंने बहुत काम किया। इवन इन्होंने कैंपेन किया कि भाई चाइल्ड मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। इन्होंने स्ट्रेस दिया, इस बात पे जोर दिया कि औरतों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। शी स्ट्रेस द नीड फॉर फीमेल एजुकेशन स्पेशली इन मेडिसिन। इन्होंने शारदा सदन बनाया बेटा पुणे में, जो अकोमोडेशन देता था उन औरतों को जिन औरतों को कोई सपोर्ट करने को रेडी नहीं होता था। शारदा सदन किसने बनाया बेटा? पंडिता रमाबाई ने बनाया। किसके लिए बनाया था? विडोज़ के लिए बनाया था, जो विडोज़ को अकोमोडेट करता था। फिर इन्होंने मुक्ति मिशन के ऊपर काम किया, में भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे सेंटर्स बना दिए जहाँ पर जो बेसहारा औरतें थी उन्हें पनाह मिल जाए, ठीक है। मुक्ति मिशन पे काम किया जो कि घर देता था या एक शेल्टर प्रोवाइड करता था चाइल्ड विडोज़ को, विमेन को, ऑर्फन्स को, मतलब जो अनाथ बच्चे थे उनको, ड्यूरिंग डेवास्टेटिक फेमाइन्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जब भी कोई फेमाइन आती थी तो बहुत सारे लोग बेसहारा हो जाते थे, तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए मुक्ति मिशन पे इन्होंने काम किया। कब? लेट 19th सेंचुरी में। तो शारदा सदन के लिए भी आप पंडिता रमाबाई को याद रखेंगे, मुक्ति मिशन के लिए भी पंडिता रमाबाई को याद रखेंगे। ये संस्कृत स्कॉलर थी, इस बात का याद रखना। अब हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को ओरिजिनली हम मूल शंकर कहते हैं। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 1824 में। स्वामी दयानंद सरस्वती को हम ओरिजिनली क्या कहते हैं? मूल शंकर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। कब हुआ था? 1824 में।
इनका बिलीव मोनोथिज्म था, एकांशवाद में था, मतलब एक भगवान में था। ये आइडल वर्शिप को बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते थे। समाज में जो असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, उस पे भी ये बहुत ज़्यादा नाराज़ होते थे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों की शादी क्यों की जा रही है। दयानंद ने एनकरेज किया कि भाई औरतों को पढ़ाना चाहिए, विमेन एजुकेशन होनी चाहिए और विडो की रे मैरिज भी होनी चाहिए। तो ऑल इन ऑल जितने भी रिफॉर्मर्स थे, इन सब ने ही विमेन एजुकेशन की बात की है, विडो री मैरिज की बात की है और चाइल्ड मैरिजेस को डिले, मतलब चाइल्ड मैरिजेस को ना करने की बात की है। ठीक है। सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि एम.जी. रनाडे, विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, इन्होंने भी दयानंद सरस्वती को स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या एस्टेब्लिश करने में आर्य समाज कहाँ एस्टेब्लिश हुआ? बॉम्बे में। कब हुआ? 1875 में। जो मेंबरशिप थी इस समाज की वो ओपन थी सारी कास्ट के लिए, चाहो तो ब्राह्मण होकर भी आप इस समाज को ज्वाइन कर सकते हो, शेड्यूल कास्ट के हो तो भी, शेड्यूल ट्राइब के हो तो भी। जो आर्य समाज थी उसने इस तरीके से काम किया लोगों के दिमाग पे कि भाई आपको अपनी देश के ऊपर गर्व होना चाहिए, आप लोगों को अपनी नेशनल आइडेंटिटी, अपने कल्चर के ऊपर प्राउड होना चाहिए। बेटा ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि बोल बच्चन थे बस बोल के चले जाते थे। बेटा इन्होंने बहुत सारे कामों को सक्सेसफुली किया, बहुत सारे बच्चों की शादियों को रोका, है ना, बहुत सारी विधवाओं की शादियां भी करवाईं। इवन जब कोई फेमाइन आती, अकाल पड़ता, तो सोशल वर्क में भी ये बहुत हेल्प करते। बहुत सारे अनाथ आश्रम ये चला रहे थे, विधवाओं के लिए घर ये चला रहे थे, विडो हाउसेस को ये फंडिंग देते थे। जो समाज था, द समाज प्रोड्यूस लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय एंड लाला हंसराज, और इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए भी इन्होंने बहुत सारे लीडर्स को तैयार किया, जैसे कि लाला लाजपत राय और लाला हंसराज। दयानंद सरस्वती ने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया, इनका स्लोगन ही था गो बैक टू वेदास। अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती हमारे जो वेद हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि एक लाइफ को कैसे कंडक्ट करना है। आज जो हम गलतियां कर रहे हैं अगर हम वेद पढ़ेंगे तो शायद नहीं करेंगे, तो इन्होंने सबको अपील की कि भाई वेद आपको पढ़ना चाहिए। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया, जिससे इन्होंने रिकन्वर्ट किया हिंदूज़ को हु हैड कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन। बेटा देखो हमारे यहाँ क्रिश्चियन इन्वेजन भी हुए, अरब इन्वेजन भी हुए, मुस्लिम लोग भी आए, तो बहुत सारे हमारे हिंदूज़ कन्वर्ट कर रहे थे, कुछ मुस्लिम्स में कन्वर्ट कर गए थे, कुछ क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर गए थे। तो इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट करके हमारे हिंदुओं को रिकन्वर्ट करा लिया। इन्होंने पब्लिश किया अपनी राइटिंग को हिंदी में ही, जिससे कि कॉमन पीपल भी उसको पढ़ पाए, जो जनमानस है, जो लोग हैं जिन्हें संस्कृत नहीं आती वो भी पढ़ पाएँ, क्योंकि संस्कृत को ब्राह्मण्स की लैंग्वेज माना जाता था, कॉमन पीपल उसको समझ नहीं पाता था, पढ़ नहीं पाता था। तो इन्होंने अपनी राइटिंग्स को हिंदी में लिखा। 1877 में सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें एसेंस था इनकी टीचिंग का, जो ये बच्चों से एक्सपेक्ट करते थे, लोगों से, सोसाइटी से एक्सपेक्ट करते थे, वो सब कुछ इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। ये वाराणसी से पब्लिश हुई और दयानंद सरस्वती की डेथ हो जाती है 1833। बेटा 1886 में दयानंद के जितने भी फॉलोअर्स थे उनको लीड कर रहे थे लाला हंसराज। इन लोगों ने मिलकर के दयानंद के फॉलोअर्स और लाला हंसराज इन सबके लीडर बने। इन्होंने मिलकर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खोला। कहाँ पर खोला बेटा? लाहौर में खोला। जल्दी ही बहुत सारे डीएवी स्कूल, कॉलेजेस खुलने लग गए बहुत सारे प्लेसेस पे, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। ये जो स्कूल्स थे ये एजुकेशन को देते थे एक अलग तरीके की फॉर्म में, जहाँ पर ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग भी होती थी और वेस्टर्न साइंटिफिक स्टडीज़ भी होती थी। मतलब या तो इस टाइम तक इंग्लिश स्कूल थे या हिंदी स्कूल थे, मतलब वर्नाकुलर स्कूल्स थे। पर जब डीएवी स्कूल्स आए तो इन्होंने एक बहुत ही अलग तरीके के कंसेप्ट पे काम किया, जहाँ पर हिंदी भी सिखाई जा रही है, कल्चर भी सिखाया जा रहा है, और इंग्लिश का साइंस और मैथ्स वो सारी चीज़ें भी हैं। तो इट वाज अ फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न साइंटिफिक स्टडीज़। जो डिफरेंसेस थे एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, उसकी वजह से आर्य समाज में स्प्लिट आ गया। कुछ चाहते थे कि भाई हम इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाए ही क्यों लोगों को, हमको अपने कल्चर पे प्राउड होना चाहिए। तो ऐसी बहस थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई और आर्य समाज में स्प्लिट हो गया।
1902 में जो ऑर्थोडॉक्स मेंबर्स थे, मतलब जो नहीं चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन बच्चों को दी जाए, उन्होंने गुरुकुल खोल लिया है हरिद्वार में, मॉडल्ड ऑन द गुरुकुल्स ऑफ वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में जैसे गुरुकुल्स हुआ करते थे वैसा ही गुरुकुल खोला किसने? ऑर्थोडॉक्स मेंबर्स ने, जो आर्य समाज को बिलोंग करते थे। कब खोला? 1902 में। अब हम पढ़ेंगे बेटा रामकृष्ण परमहंस को। तो जो रामकृष्ण परमहंस थे उन्होंने सिंगल माइंडेड डिवोशन की बात की, ठीक है। एक ही मैसेज स्प्रेड किया कि भाई हमारा दिमाग में भगवान के प्रति पूरी तरह कंप्लीट डिवोशन होना चाहिए और हम सब के बीच में एक फीलिंग होनी चाहिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जब आप एक ऐसी कंट्री में रहते हो जहाँ पर सारे मेजर रिलीजन आपको मिलते हैं, और वो बात है रिलीजियस टॉलरेंस। तो इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की बात की, सिंगल माइंडेड डिवोशन की बात की, इन्होंने कॉमन पीपल की भाषा में लोगों को उपदेश दिया। प्रीच करना मतलब होता उपदेश देना। इनकी जो सिंप्लिसिटी थी, डिवोशन था, इसकी वजह से रामकृष्ण परमहंस की सिंप्लिसिटी और डिवोशन की वजह से बहुत सारे फॉलोअर्स इनके साथ आ गए। बहुत सारे जो ग्रेट रिफॉर्मर्स थे जैसे केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, इन्हें भी स्पिरिचुअल गाइडेंस किन से ही मिला? इन्हों से ही मिला। इनसे मिला बेटा राम कृष्ण परमहंस से। फिर से ध्यान से सुनो। बहुत सारे ग्रेट रिफॉर्मर जैसे केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, इन्हें भी रिसीव हुआ स्पिरिचुअल गाइडेंस किससे? रामकृष्ण परमहंस से। इनके जो फेवरेट डिसिप्लाई थे, स्टूडेंट थे, अनुयायी थे, डिसिप्लाई का मतलब होता है अनुयायी होना, वो थे नरेंद्र नाथ दत्त, जो बाद में क्या बने? स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण परमहंस किसके भी गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के, ठीक है। अब बेटा हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 1863 में और डेथ हुई थी 1902 में। इन्होंने वेस्टर्न और इंडियन दोनों ही फिलॉसफी में मास्टरी हासिल कर ली थी। 1893 में इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस जो शिकागो यूएसए में हो रही थी उसे एड्रेस किया। इन्होंने इतनी ब्रिलियंट स्पीच दी हिंदू फिलॉसफी के ऊपर कि जितने भी लोग वहाँ बैठे थे सब ने ही उसे अप्रिशिएट। बेटा जो विवेकानंद थे इन्होंने कहा कि भाई सोसाइटी ही जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल है कल्याण के लिए। किसके? डाउन ट्रोडन, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, जो लोअर कास्ट के हैं, किसी भी टाइप से अगर वो परेशान हैं तो उनके कल्याण की, उनके वेलफेयर की जिम्मेदारी किसकी है? सोसाइटी की है। और द दरिद्र नारायणा, इन्होंने अटैक किया सुपरस्टिशन से, जो अंधविश्वास वगैरह होता था उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया। नैरो माइंडेडनेस के ऊपर अटैक किया और कहा कि ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी को और ज़्यादा ख़राब कर देंगी। जितनी भी वीकनेसेस थी, जितने भी फॉर्म में थी, उन सबको अटैक करते थे। कौन? विवेकानंद ने कहा कि भाई सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, वही डाउन ट्रोडन का कल्याण करेंगी। और द दरिद्र नारायण, इन्होंने सुपरस्टिशियस, नैरो माइंडेडनेस, वीकनेस जितने भी फॉर्म में सोसाइटी में अवेलेबल थी उस सब को क्रिटिसाइज़ किया, उसके ऊपर अटैक किया। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को एस्टेब्लिश किया 1887 में, क्योंकि इनके गुरु ही थे रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण मिशन को स्टार्ट किया विवेकानंद ने रामकृष्ण की टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए और सोसाइटी को सुधारने के लिए। और सोसाइटी को सुधारा कैसे जा सकता है, इसके लिए कहते थे कि भाई एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल है, ठीक है। तो एजुकेशन के थ्रू, सोशल सर्विस के थ्रू ये चाहते थे कि भाई सोसाइटी में थोड़े से चेंजेस आए। तो ये जो मिशन था रामकृष्ण मिशन, ये बहुत सारे स्कूल्स खोलता था उस टाइम में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोलता था। और जब अगर कोई फेमाइन, एपिडेमिक, महामारी आ जाए, कोई अकाल पड़ जाए तो उसमें ये रिलीफ वर्क, लोगों की हेल्प भी करता था। मठ मोनेस्ट्री भी एस्टेब्लिश इन्होंने की। मठ आप लोगों को पता होगा ना, अभी तो बहुत ज़्यादा आप सुनते होंगे ये कुंभ के टाइम पे मठ मोनेस्ट्री भी इन्होंने एस्टेब्लिश की। कहाँ पर? वेल्लूर में, कि कलकत्ता के पास है। किसके लिए? रिलीजियस एस्पेक्ट्स जो थे मिशंस वर्क के, उनको ध्यान में रखने के लिए। फिर से ध्यान से सुनो कि इन्होंने एक मठ, एक मोनेस्ट्री बनाई। कहाँ पर? वेल्लूर कहाँ पर है बेटा? कलकत्ता के पास है। कब बनाई? 1899 में। किसके लिए बनाई?
टू टेक केयर ऑफ रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ मिशंस वर्क। जो रामकृष्ण मिशन था, ये रिलीजियस एस्पेक्ट में भी बहुत सारे काम कर रहा था, तो उनकी देख रेख के लिए इन्होंने मोनास्ट्री बनाई। विवेकानंद अनटाइमली डेथ, इनकी जल्दी ही डेथ हो जाती है बेटा, 39 की एज तो इनकी डेथ हो जाती है। इनकी सडन डेथ ने हमारे एक ग्रेट लीडर को रॉब किया, लूट लिया, कहाँ से, इंडिया से। मतलब एक बहुत बड़ा लॉस था हमारे लिए विवेकानंद की डेथ, जो कब हुई, 39 की एज में ही हुई। बेटा इन्हीं विषय से हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में, ठीक है।